नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री हरीश परसाई जी। हरीश भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार कमलेश जी। आइए फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छापी गई उसकी जानकारी आपको दे दें। बांड खरीदने और भुनाने वालों से जुड़ी पूरी जानकारी फिर तलब। 21 मार्च तक बांड के नंबर भी बताए। एसबीआई हलफनामा दे कि कुछ नहीं छिपाया सुप्रीम कोर्ट। नई दिल्ली से हेडिंग से पहली खबर। इलेक्ट्रल बॉन्ड 33 दिन 4 सुप्रीम ऑर्डर, एक ही लाइन, सब बताना होगा। अडानी पावर की 1300 करोड़ रुपए बकाया की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट में याचिका। नई दिल्ली से खबर है। कांग्रेस के 6 विधायकों की अयोग्यता पर रोक नहीं, ये हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर। मूर्ति ने 4 महीने के पोते के नाम किए 240 करोड़ के शेयर। बेंगलुरु से खबर है। लोकसभा चुनाव के बाद ही बढ़ेंगी जमीन की कीमतें। छत्तीसगढ़ में जून तक 30% छूट जारी रहेगी। सबसे बड़ा बदलाव, हिमालय पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से बर्फबारी 1.5 महीने आगे खिसकी। पहली खबर एक अखबार की। बारिश के साथ बरसे ओले, 20 तक मौसम रहेगा ठंडा, अलर्ट भी। रायपुर से खबर है छत्तीसगढ़ की। पाक अफगानिस्तान के 80,000 फौजी आमने सामने, जंग के हालात। पाक की अफगान इलाके में एयर स्ट्राइक, 8 की मौत। शक्ति वाले बयान पर मोदी राहुल आमने सामने, उनका ऐलान शक्ति विनाश तो मेरा शक्ति उपासना। मोदी ने ये बात कही है। वे अर्थ बदल रहे हैं, मैं अधर्म की शक्ति से लड़ रहा हूं। राहुल गांधी ने ये बात कही है। ईडी का दावा, सिसोदिया और केजरीवाल के साथ कविता ने रची साजिश, 100 करोड़ दिए। होली, ईद, मिलन, शादी में बैंड बाजे के लिए लेनी होगी अनुमति। कबीरधाम, पेंड्रा, बेमतरा में जमकर पड़े ओले। रायपुर में अंधड़ के बाद बौछारें, ये पहली खबर एक अखबार की। बिलासपुर रायपुर से खबर है। 6 राज्यों में गृह सचिवों की छुट्टी। बंगाल में हटाया डीजीपी। चुनाव आयोग का एक्शन, भूपेश ने कहा नहीं लूंगा अग्रिम जमानत, नोटिस मिली तो करेंगे कोई विचार। ये राजनांदगांव की खबर। कोरबा और बस्तर की सीटों के लिए अलग रणनीति, इस बार सभी 11 सीटें हम ही जीतेंगे, ये कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं छोटी छोटी। हम पहली खबर, नरेंद्र मोदी जी का एक बयान कल चैनलों में खूब बार बार दिखाया जा रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि ये माताएं बहनें जो हमारे सामने बैठी हैं शक्ति हैं और मैं इनकी उपासना करता हूं। कांग्रेस ने इंडी गठबंधन की ओर वो इशारा कर रहे थे। कल जो एक कार्यक्रम उनका था, समापन था कल परसों मुंबई में, राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी उसको लेकर के वो खूब भड़के। अब इस पे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी के कहने का आशय कुछ और था और उसका आशय बदल करके उसको सीधा सीधा माताओं बहनों से, यानी शक्ति दुर्गा से जोड़ दिया गया। ये अब राजनीति का समय पूरी तरह से आ गया है। जब चुनाव होता है तो उस समय सारे नेता बिल्कुल कफन फाड़ कर सामने आ जाते हैं और सब एक दूसरे के कहे हुए शब्दों की, एक एक वाक्य की विवेचना अपने ढंग से करते हैं। ये वाक प्रहार खूब चलेगा। अभी कुल मिलाकर आम आदमी, हम और आप यही सोचते हैं ना कि अभी ये बात होनी चाहिए कि आपका मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों हमारे बीच आ रहे हो। चुनाव जीतोगे तो आप उस मुद्दे को, उस मसले को कैसे हल करोगे, इस पर चर्चा होने की बजाय हम शक्ति पर उलझ गए। हरीश भाई। बिल्कुल कमलेश जी, भारतीय जनता पार्टी का और खासकर मोदी जी का जी ये रहा है कि धन बल और छल, जी ये धन बल छल की जो इनके पास शक्ति है और सत्ता के मदमस्त होके जो उसमें जो चूर हैं और किसी भी चीज़ का गलत अर्थ निकालना, ये इनका सबसे बड़ा पहला इनका उद्देश्य रहता है। और नहीं मालूम क्यों राहुल जी से इनको इतना डर है, इतना भय है, क्यों इतना डरते हैं, कितना भय खाते हैं कि उनकी कही गई कुछ भी बातों को तोड़ मरोड़ के लाते हैं। लेकिन आम जनता उस चीज़ को समझती है कि इनका कहने का अर्थ क्या है और भारतीय जनता पार्टी के जो हैं उनके कहने का अर्थ क्या है। ये हर चीज़ को कहीं ना कहीं से ले जा के कभी धर्म पे जोड़ देंगे, कहीं महिलाओं से जोड़ देंगे, जबकि आज इसके विपरीत देखिए, इनको वैसा देखा जाए तो महिलाओं का सम्मान करना कभी आया नहीं और न कभी इन्होंने महिलाओं का सम्मान किया। अगर ये महिलाओं का सम्मान करते, महिलाओं का उत्थान करते, महिलाओं को आगे बढ़ाने की इनकी अगर सोच रहती तो आज पूरे जगह जो जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से महिलाएं महंगाई से जूझ रही हैं, जिस तरीके से महिलाओं को अपना चूल्हा चौका चलाने के लिए
बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है, जी। इनके जो महिलाओं के रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, यहाँ उनका ध्यान नहीं जाएगा। इनका ध्यान वहाँ जाएगा जहाँ राहुल जी बोलते हैं और उसको तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके से बोल के मीडिया में आना, अपना प्रचार प्रसार करना, यही इनका मेन उद्देश्य रहा है। लेकिन एक चीज़ ये भी तो होता है ना हरीश भाई कि कई बार राहुल गांधी जी कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनकी नियत को होता है ना, कई बार वाक चातुर्य व्यक्ति में नहीं होता उतना कि हम जो बात कह रहे हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट करके कहे ताकि सामने वाला उसको अच्छी तरह से समझ जाए। कई बार ऐसा होता है कि वो साइड में कोई बात कह जाते हैं और उसका मायने दूसरी तरफ निकाला जाने लगता है। आप ये देखिए कि कितने बार मोदी जी ने झूठ बोला है, कितने बार मोदी जी की जबान फिसली है जी। उसको कहीं मोदी जी ना इंकित करेंगे ना उसमें बोलेंगे। तो ये उनका एक सोचा एक षड्यंत्र रहता है कि किसी न किसी तरीके से ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाए, ऐसी भावनाओं को भड़काया जाए जिससे वो मीडिया में बने रहें। जी जी जी, ये तो खैर उनकी चतुराई है और यहाँ चतुराई नहीं हो पाती, इसलिए नहीं, इसको चतुराई नहीं कहेंगे, इसको क्योंकि वो तो शब्द पकड़ के मौत का सौदागर लेकर के पिछड़े वर्ग को गाली देना, ये सब लेकर के तो दो चुनाव में देखा है हम लोगों ने। विद्वान रहता है उसके ऊपर चतुराई रहती है, वाक्पटुता रहती है, इसको चतुराई नहीं बोलेंगे जी। इसको द्वेषपूर्ण भावना से किया गया वक्तव्य बोलेंगे कि आप में कितना राहुल जी के प्रति कितना द्वेष भरा हुआ है आपके मन में। और ये पहला अवसर नहीं है, इसके कई अवसर आए हैं कि इतना भय खाना, अपने मन में ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, ये पूरी आम जनता, आम मानस इस चीज़ को समझ चुकी है। जी, लेकिन कई बार ये भी होता है कि जैसे कल आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने, एक मंत्री ने दिल्ली के, जिस तरह से जिन शब्दों का प्रयोग किया अब उसका उचित नहीं होता उस पर ज़्यादा उसका उल्लेख करना, या कई बार प्रधानमंत्री को तू तपाड़ करके बात करना। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं उनको भी तो शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। शब्दों की मर्यादा का ध्यान होना चाहिए, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जब सामने वाला शब्द की मर्यादा को भूल जाता है तो उसका उत्तर देने वाला भी कई बार उस मर्यादा को लांघ जाता है। जी जी जी। और यही कारण है कि इस तरीके के वक्तव्य जो सामने आते हैं और देखने को मिलते हैं। हाँ, अब ये होता है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, अब पहले किसने कहा ये इसके पहले किसने कहा, जी जी, किस उद्देश्य से कहा, किस भावना से कहा, उनके कहने के प्रति उसके पीछे लक्ष्य क्या छिपा हुआ है, ये मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो, राजनीति हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम तो आम आदमी हैं, लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सत्ता प्राप्ति उद्देश्य होता है, लेकिन उसके और नेपथ्य में रहता है कि कैसे भी हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश में सब अमन चैन रहे और सब सुकून से रहें, किसी को कोई तकलीफ न हो, ये सबका भाव होता है। ये भाव अगर मन में पूरी तरह से एकदम उसको हृदय में धारण करके अगर लेके आएंगे तो शब्दों का चयन भी थोड़ा ठीक ठाक होगा। बिल्कुल, कई बार होता है कि सही चीज़ बोला कमलेश जी कि सबसे पहले है देश प्रेम, लेकिन आप अपने निजी स्वार्थ के लिए देश प्रेम को दरकिनार कर रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ चीज़ों को आगे लाके जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये इससे बचना चाहिए। और इस तरीके का जो है जो आने वाला जो दिख रहा है खासकर भारतीय जनता पार्टी में वो पूरे आम जग जाहिर हो चुका है और लोग अब समझने लगे इस चीज़ को। बिल्कुल समझना पड़ेगा। देश में बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिसपे एक साथ मिलकर के भाजपा, कांग्रेस है, जो भी दल क्षेत्रीय दल हैं, उनको सबको मिल करके संघर्ष करना होगा। खबरें रहती हैं इस तरह की कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सेनाएं आमने सामने हैं, जब उनमें कुछ होगा तो हमारे देश पे भी उसकी आंच आएगी। हमारे आंतरिक मामले में भी खबर है ना, कैंसर की दवा, नकली दवा बेचने वाले लोगों के 10 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं आंतरिक और बाह्य, जिसको एक साथ मिलकर के लड़ने की ज़रूरत है। आप इस तरह से शब्दों की मर्यादा खोएंगे और एक दूसरे के विरुद्ध व्यक्तिगत आक्षेप लगाएंगे तो फिर इन सब विषयों से ध्यान आपका भी हट जाएगा और देश को कहीं न कहीं नुकसान होगा। चलिए एक और खबर जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है। 21 मार्च तक बॉन्ड के नंबर भी बताए एसबीआई, हलफनामा दे कि कुछ नहीं छुपाया। सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ गए हैं, बिल्कुल मैं तो चीर फाड़ के निकाल लूंगा, ऐसा हो गया। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी कि उन्होंने इस चीज़ को उजागर किया और इस चीज़ के लिए जो है एसबीआई को निर्देशित किया
कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है आप उस बॉन्ड को उजागर करें जी। और जब उजागर किए तो अब ये देखिए कि किस तरीके से किसके दबाव पे इस चीज़ को छुपाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 3 बार पत्र जारी किया, 3 बार निर्देश दिया जी। और हर बार आपने टुकड़े टुकड़े में उसकी जानकारी आप आम जनता तक ला रहे हैं। जी जी जी। और ऐसे कौन से कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी आप पूर्ण जानकारी देने को तैयार नहीं है, उल्टे आप राष्ट्रपति जी का महामहिम राष्ट्रपति जी के दरवाजा खटखटा रहे हैं कि इस पे रोक लगाई जाए। जी। तो इसमें कितना बड़ा गुड़ छिपा हुआ है? क्या आपने अपने धन बल और छल से ये चंदा इकट्ठा किया है और 6,000 करोड़ के आसपास इस बॉन्ड को भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा है और उसको आम जनता देखना चाहती है कि किसने आपको कितना चंदा दिया, क्या आपके दबाव में चंदा दिया, क्या आप उसको लाभ पहुंचाए। आपके पार्टी के प्रवक्ता ने तो सीधा कहा है कि लोगों को ब्लैकमेल किया गया, जो लोग वही गलत बोल काम रहा कर रहे हूँ थे कि उन लोग- आपने जी। दबाव में दिया गया, कि आपने उसके साथ छल किया, कि आपने उसको भय दिखाया जी जी। और ये सब चीज़ें और क्या आपने उसको लाभ दिया। तो आप ये देखिए कि जिन जिन कंपनियों ने इनको चंदा दिया है, जी, जो जी। आने वाले समय में और उजागर होने वाला है, तो उनके पहले के टर्नओवर क्या थे और आज के टर्नओवर क्या है। ऐसी कौन सी स्थिति हो गई, ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई, ऐसा कौन सा अलाउद्दीन का आपको चिराग मिल गया कि आप एक डंडी घुमाए और 5 साल में दुगना और तिगना आपका टर्नओवर बढ़ गया। इसके जी। पहले क्यों नहीं बढ़ा? तो कहीं ना कहीं इनको लाभ दिया गया है और उस लाभ के एवज में आपने इतना भारी भरकम जो है चंदा इकट्ठा किया है, बॉन्ड आपको मिला है। आपको ये नहीं दिखा कि देश के युवा बेरोजगार है, वहाँ पे हम मदद करें। देश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन कहना चाहिए गिर रही है, जी, जी। उसको हम ऊपर उठाएं। आपको ये नहीं दिखा पंजाब से लेके हर जगह का के जो किसान है, वो किसान हर जगह के रोड में आ चुका है, किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। आपको ये नहीं दिखा कि आप इनके उत्थान की बात करें। आपको ये नहीं दिखा कि यहाँ पे भारत में रहने वाले जो मजदूर हैं, जिनकी दैनिक आमदनी, खासकर जो तिहाड़ी मजदूर है, उनकी दैनिक आमदनी जो होनी चाहिए वो उनका दैनिक उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है और उसके बाद उनकी जो मजदूरी दर नहीं बढ़ पा रही। ये सब चीज़ें आपको नहीं दिख रही। जी, जी। आपको ये दिख रहा है कि किसी तरीके का इस तरीके का चंदा इकट्ठा किया जाए, सांसद खरीदा जाए, विधायक खरीदा जाए, दूसरे जगहों को सरकार गिराया जाए। ये नहीं मालूम ये क्या क्या करेंगे और आने वाले भविष्य में इनका समझिए कि भारत को किस तरफ लेके जाएंगे और कहाँ कहाँ किस किस को खरीदेंगे, ये इसका कोई और छोर नहीं है। और इस चीज़ को आम जनता को समझना पड़ेगा, जी, जी। देखना पड़ेगा कि उनके हक का पैसा ये आम जनता का पैसा है। जी, जी, आप जी। नाना तरीके के टैक्स लगा के आम जनता से आप पैसे की वसूली कर रहे हैं जी। और उन लोग भी और उनको आप मदद करते जा रहे जी। हैं। तो ये पैसा आम जनता का है, तो आम जनता का जो ऊपर जो भार पड़ रहा है, उस भार को आप कम करने के लिए तैयार नहीं है और व्यापारियों को, उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए आप तैयार है। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी को बोला जाता है कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, मजदूरों की सरकार नहीं है, ये किसानों की सरकार नहीं है, जी, जो जी। नौजवान रोजगार बेरोजगार जो हमारे बैठे हैं, उनकी सरकार अभी नहीं है। अभी आप चुनाव तक कई बार हम लोग बैठेंगे। आरिफ परसाई ने जितना आरोप लगाया, कोई भाजपा का होता तो इसका जवाब देता। अब कल कोशिश करेंगे कि भाजपा का कोई प्रवक्ता बैठे यहाँ और उनकी तरफ से तो ये बातें वो अपनी तरफ से हो भी, क्योंकि ये चुनाव का समय, ये हम लोगों का मंच जो होता है ना, अपनी अपनी बेबाक राय रखने का होता है। तो इस मंच पर अभी आज हरीश परसाई जी है, अपनी राय रख रहे हैं और कल कोई भाजपा का होगा तो अपनी राय रखेगा। और अपनी अपनी राय रखना चाहिए। हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के चितेरों ने दी है, तो उसका लाभ हमको लेना चाहिए। लेकिन बस वही बात कि बोलते समय वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण सबको रखना होगा, सबको रखना होगा। वो राहुल गांधी जी से लेके नरेंद्र मोदी जी से लेकर और छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, क्योंकि चुनाव के बाद ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, हम एक दूसरे के हैं, इस भाव से ही जीते हैं। तो उसको बचा के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सख्त हो गया है, अभी इसी सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय पर आपके कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग तमाम तरह आरोप लगाते रहे कि बिक गया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, ईमानदारी वहाँ है।
चुनाव आयोग के मामले में भी ये कहा जाता रहा है कि चुनाव आयोग वो बिल्कुल उनके हाथ की कठपुतली बन के रह गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने कल जो एक एक्शन लिया, 6 राज्यों के गृह सचिवों की छुट्टी कर दिया, बंगाल के डीजीपी को हटा दिया, तो यह भी तो कहीं ना कहीं थोड़ी निष्पक्षता इनकी भी दिखाई देती है। देखिए, या ज़्यादा कलंक लग रहा था इसलिए उन्होंने कर दिया कि थोड़ा बैलेंस कर ले। अब प्रश्न इस बात का है कि किसके इशारे पे बदला जी, चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम कर रहा है, जी। इसको किन परिस्थितियों में बदला गया। नहीं, अब गुजरात, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये तो इनकी सरकार, यहाँ के भी लोग बदले गए हैं। नहीं, तो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं निष्पक्ष होना चाहिए। जी, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी दबाव के और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध रहता है जी। और चुनाव आयोग को इसके लिए प्रतिबद्ध रहना भी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए। आपको ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। लेकिन एक चीज़ होती है ना हरीश भाई, कि इसी चुनाव आयोग के कुछ लोग रिटायर होने के बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री बने थे, तो इन लोगों को भी लगता है रिटायर होंगे यार तो किसी एक दल की तरफ रहेंगे तो उसका हमको लाभ मिलेगा। ये तो पहले भी देखा गया है। पहले देखिए, हर जगह टैलेंट का सम्मान होना चाहिए जी, और कांग्रेस तो टैलेंट चमचाई से ही थोड़े आता है। टैलेंट तो अच्छा देखिए, काम करने से भी अच्छा आता है। काम करने से आता है। अगर आपको देश भी चलाना है तो अच्छे टैलेंट लोगों की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस हमेशा टैलेंट लोगों का सम्मान की है। जी हाँ, ठीक है। वो उसी में कई बार टैलेंट जो रहता है वो बहुत टैलेंटेड लोग रहते हैं, धूल दूसरित पड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी दल का साथ दे देते हैं, बाद में उनको लगता है कि चलो यार हमारे दल के, हमारी विचारधारा के नज़दीक है तो इनको अपने साथ शामिल कर लो, तो उससे उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर उंगली भी उठती है। अब चलिए अपने प्रदेश में आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश ने कहा नहीं लूंगा अग्रिम जमानत। उनके विरुद्ध महादेव ऐप के मामले में 21-22 लोगों के साथ उनके खिलाफ भी जो मुकदमा दर्ज हुआ है सब नॉन अवेलेबल है, यानी जमानत यहाँ से नहीं हो सकती, कोर्ट ही जाना पड़ेगा उनको। अब उसमें एक तरीका होता है कि आप अग्रिम जमानत ले लें तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होती है। वो कह रहे हैं कि अग्रिम जमानत नहीं लूंगा मैं, और ये जिद्दी तो हैं। इसके पहले आप लोगों को याद होगा कि 2018 से पहले संभवतः 16-17 में एक मामला उनके विरुद्ध दर्ज हुआ था भिलाई में, उनके घर को लेकर के। उस समय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तो ये धरने पे बैठ गए थे और ईसीबी के कार्यालय में पहुंच गए, बोले हमको गिरफ्तार करो अपनी माँ के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। और फिर बाद में उनको गिरफ्तार किया गया, फिर वो जेल में रहे और फिर जमानत करवा के दबाव में फिर उनकी पार्टी के लोगों ने दबाव डाला कि नहीं आप पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं, आप अगर अंदर रहेंगे तो चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, पार्टी की स्थिति कमज़ोर हो गई, तब वो जमानत करवा के बाहर आए थे। उनकी जिद थी, जिद्दी हैं। इसमें भी कह रहे हैं अग्रिम जमानत नहीं लूँगा। कल परसों उन्होंने एक बयान भी दिया। बयान क्या दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए थे। इसको किस नज़रिए से देखा जाए? देखिए, झूठ के पैर नहीं होते हैं। आपको याद होगा जब रमन सरकार थी और 15 साल तक जी, जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार थी जी, तो रोज सही बात को उजागर करने के लिए भूपेश बघेल जी के ऊपर कई आरोप लगाए, कई प्रत्यारोप लगाए, जेल में भेजे, एफआईआर किए। और वैसी चीज़ की पुनरावृत्ति जब इनकी केंद्र में सरकार है तो ईडी के इशारे में, सीबीआई के इशारे में, आर्थिक अपराध ब्यूरो के इशारे पर कहीं ना कहीं इस तरीके की जो कार्रवाई होती है वो उस कार्रवाई को लोग जानते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। ये कोई नया मुद्दा नहीं है। महादेव ऐप के ऊपर भी जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी कई मुकदमे दर्ज हुए थे। कई मुकदमे दर्ज हुए थे, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? अब कहीं ना कहीं भूपेश बघेल से इनको राजनांदगांव में डर लग रहा है, भय लग रहा है। उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। और हमेशा एक चीज़ को मैं देखा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, भय लगता है, और जिससे डरते हैं और भय लगते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए कोशिश करते हैं, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन भूपेश बघेल इस तरीके के व्यक्ति नहीं है, वो हर चीज़ का सामना करना जानते हैं। और इसी कारण उन्होंने बोला है मैं जमानत नहीं लूँगा, क्योंकि जिस चीज़ में सच्चाई नहीं है और उस आम जनता इस सच्चाई को जान रही है, तो जहाँ सच्चाई का साथ है तो वो सच्चाई के साथ रहते हैं और सच्चाई के साथ लड़ेंगे। और यही है कि जब मैं गलत किया नहीं हूँ तो मैं जमानत क्यों लूँ। बिल्कुल बिल्कुल ये स्थिति बनती है। लेकिन एक चीज़ ये भी आती है कि जब अपने ऊपर आती है तब अपने को लगता है कि ऐसा होना बहुत गलत है। भूपेश बघेल की सरकार के समय में भी गलत मुकदमे दर्ज किए गए थे, लोगों को पता ही नहीं है
और उनके खिलाफ वो बैठे हैं मान लो अपने घर में और उनको बता दिया गया कि वो रायपुर में बैठ करके किडनैपिंग करवा रहे थे। तो इस तरह के मुकदमे जो दर्ज हुए हैं तो उस दर्द को भी समझना होगा इनको, और उस दर्द को भाजपा के लोगों को भी समझना होगा कि अगर आप गलत किसी के खिलाफ करोगे और तो आपको आनंद आएगा, और जो आपके खिलाफ होता है तो आपको कष्ट होता है। सभी की बात कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर रमन सिंह की भी बात कर रहा हूँ, भूपेश बघेल की भी बात कर रहा हूँ। उस पे कई चीजों में पुलिस ने जांच भी की है, इंक्वायरी भी की है। जनरल बात कर रहा था, जनरल बात कर रहा था। पानी का पानी भी हुआ है जी। नहीं, ये सही है कि भूपेश बघेल के शासनकाल में हम लोगों ने भी खूब खबरें लगाई हैं। उन्होंने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तारी करवाई थी, उनकी कुछ संपत्तियां भी जब्त हुई थी, और उसमें जो लोग पकड़े गए थे, लड़के जो पकड़ाए थे उसमें महादेव ऐप में जो शामिल हुआ करते थे, खेलते थे, उनमें कोरबा के भी कुछ बच्चे पकड़े गए थे। और फिर वही तो कहा जा रहा है कि एक बार आपने पकड़ा, इसी को आप दूसरे रूप में देख लीजिए। जब चिट फंड कंपनी के हजारों किसानों को, गांव के व्यक्ति को किस तरीके से छला गया, उसके ऊपर कार्रवाई किसने किया, उन लोगों की संपत्ति किसने जब्त की, कांग्रेस ने की, और ग्रामीणों को पैसा किसने लौटाया, कांग्रेस ने लौटाया। तो ये तो कांग्रेस का है कि जब इस तरीके का देखा कि उनके संज्ञान में आया तो उन्हें कार्रवाई भी की और उसका परिणाम भी सामने को आया और ग्रामीण क्षेत्र को उसका लाभ भी हुआ। जी, लेकिन अब तो यही बात होती है ना कि कई बार होता है कि जैसे कोई अधिकारी आता है, एसपी कलेक्टर कई बार जिलों में जाते हैं ना, तो एकदम पहुंच के एकदम खौफ पैदा करते हैं, और उसके बाद में पता लगा कि हलोर रहे दोनों हाथ से। ऐसा भी तो दृश्य होता है। तो वही तो कहा जा रहा है कि एक बार आपने की कार्रवाई, और उसके बाद जो आरोप है इनके ऊपर कि एक बार आपने करवाई और उसके बाद फिर उनसे धन आना शुरू हुआ तो आप चुप हो गए। यही तो आरोप भाजपा लगा रही है भूपेश बघेल को। भाजपा का आरोप लगाना अपनी जगह है जी, और सच्चाई अपनी जगह है जी। भाजपा का काम ही आरोप लगाना, झूठ फैलाना और द्वेष फैलाना, ये तो इनका प्रकृति में है ये चीजें। जी जी जी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। खबर है शराब से जुड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब विपक्ष में तो खूब आरोप लगाते थे कि शराब के नाम पर खूब लूट हो रही है प्रदेश में, और एक मामला भी बना 2000 करोड़ रुपए का, उसमें घपला हुआ है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, जेल में भी हैं अभी कुछ लोग, अभी भी जांच चल रही है ईडी के पास, और इनकम टैक्स वाले उस पर देख रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सा विभाग उसको देख रहा है, ईओडब्ल्यू के पास भी मामला गया है। अब वही शराब के मामले में अद्धी पर 40 और पौवा के लिए देने होंगे 20 रुपये टैक्स। शराब की हर बोतल पर 80 से 120 रुपये शेष। सबसे ज़्यादा शराब बिकती है नववर्ष पे और होली पे, होली नज़दीक आ रही है। तो जो शराबी भाई है हमारे, उनके लिए तो बड़ा कष्टकर ये समाचार है कि आप उनकी जेब तराश रहे हैं। और देखिए, ये शराब एक ऐसा मुद्दा है जी कि लोग पीना, हमने बोलते हैं एक विचार क्रांति आनी चाहिए जी जी कि, और उसी विचार क्रांति के तहत लोगों का शराब का सेवन छुड़वाया जा सकता है जी। किसी को डरा के, किसी को धमका के, रेट को बढ़ा के ये शराब नहीं छुड़वाया जा सकता जी। एक तरफ गरीब जहाँ तक है कि आधा और पौवा में आप रेट को बढ़ा रहे हैं जी, तो अगर वो आप ये समझते हैं कि इसको बढ़ाने से क्या वो शराब छोड़ देगा, आप उसके ऊपर और आर्थिक बोझ लाद रहे हैं और अपने खजाने को भर रहे हैं। सबसे पहले होना चाहिए कि कहीं ना कहीं से इस तरीके की विचार क्रांति का उदय होना चाहिए कि लोग शराबबंदी छोड़े और शराब पीना छोड़े जी, और घर परिवार को खुशी और खुशहाल रखें। जी हाँ, रेट बढ़ा देने से तो उनके घर पे, उनके जो गृहस्थी पर वेट बढ़ता है इसका, क्योंकि उनको तो पीना ही है। वो आदी हो चुके हैं, और जो आदी हो चुके हैं, इसलिए मेरा तो अपना व्यक्तिगत सुझाव है जी जी कि हर जिले में, हर जगह, हर बड़े उसमें एक नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना होनी चाहिए। जी। और जैसे आपने देखा होगा कि मैं महिलाओं की खासकर तारीफ करूंगा, कई ऐसे गांव हैं जिसको महिलाओं ने पूर्ण रूप से कि शराब यहाँ न पिए और उन्होंने पूरी पाबंदी लगाई है जी। और वो वैसी वो उदाहरण है वो महिलाएं, और वैसी हर महिलाओं को आगे आना चाहिए इसके लिए कि घर के व्यक्ति ना पिए, हंगामा ना करें जी जी। और खासकर कई जगह पे ये देखने को मिलता है कि शराब के नशे पे उन्होंने कुछ अपराध कर दिया, तो जब ये बंद होगा तो अपराध में भी कहीं ना कहीं बंदिश लगेगी। चलिए अभी थोड़ी राजनीति की और बात कर लें। खबरें हैं अंदर, लेकिन वो भाजपा के, कांग्रेस के नेताओं ने कहाँ कहाँ दौरा किया वो खबर है। खबर यह है कि लगातार
लोग कूद कूद करके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो कांग्रेस में आने वालों की संख्या के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, कहीं अगर थोड़े बहुत गए होंगे तो पता नहीं, लेकिन भाजपा वाला ज़रूर पता लगता है। दुर्ग में हुआ, कोरबा में हुआ, कई जिलों में ऐसा दृश्य सामने आया कि लोग कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में कूद रहे हैं। और एक खबर तो आपने भी कल पढ़ी होगी, आज है अखबारों में लेकिन छोटे रूप में, कल बड़ी थी आज छोटी हो गई, जिसमें पाली क्षेत्र में 1200 से अधिक कांग्रेसी भाजपा में समाहित हो गए। अब ये भी बाद में फिर खबर आई कि आपस में सिर फुटौल हो रही, भाजपा का एक धड़ा कह रहा था कि नहीं इनको लो ही मत, और ले लिया गया। तो फिर उनके बीच में वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई जब ये लोग भाजपा में शामिल हो गए। उसके बाद रात को पाली में कुछ विवाद हुआ था। इस तरह की भी खबरें। कुल मिलाकर हरीश भाई, आप तो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं ग्रामीण के, ये सभी इलाके में आप भ्रमण करते रहे हैं, चुनाव में भी आप खूब सक्रिय रहते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि भाजपा जब हारी, कांग्रेस जीती, तो उस समय लोग कूद कूद करके कांग्रेस में आए थे, अब लोग कूद कूद करके भाजपा में जा रहे हैं। तो कूद कूदगुल का जो दौर है, इसमें कहीं सिद्धांत भी आड़े आता है कि नहीं? देखिए, ऐसे लोग हैं जिनकी कोई किसी भी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं है जी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे अन्य कोई पार्टी है जी। आप ये देखिए, जिन लोगों ने जो गए हैं उसके पीछे जाने का उनका उद्देश्य क्या है जी। और उस उद्देश्य को पाली के लोग समझ चुके हैं। उनका भी वही उद्देश्य है क्या, जो कांग्रेस भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आए? कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर पाबंदी लगना चाहिए। और आज वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोग गए हैं उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनको भी अपनी जमीन खसकती नजर आ जा रही है। और आपको आश्चर्य होगा, उनकी जमीन क्यों खसकेगी? क्या उनको उनकी जगह पदाधिकारी बन जाएंगे? नहीं, सीधी सीधी बात है जी। हम पाली की बात कर रहे थे, पाली में जो कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, बीच में व्यवधान आया था जी। नहीं, तो मैं वही बोल रहा था कि इसके पीछे कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य, और इस तरीके के जो लोग हैं उससे पाली की जनता इन लोगों को समझ चुकी है। और इतना बड़ा कांग्रेस समुद्र है, समुद्र से अगर 4 बूंद अगर पानी निकल जाए तो कांग्रेस को कोई अंतर आने वाला नहीं है। आने वाले समय में देखिएगा, इन्हीं को ही भाजपा, और कल परसों रात की ही घटना है कि इनमें दोनों ग्रुप में जो गए हैं और जो पहले से भाजपा में थे, जो इनको स्वीकार नहीं करना चाह रहे, उनमें झगड़ा स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि लाठियां तक निकल गई, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। और अभी से जब ये स्थिति है तो आने वाले समय में क्या होगा? तो ऐसे अवसरवादी जो लोग गए हैं और जिस उद्देश्य से गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके उद्देश्य को स्वयं समझ रहे हैं। और यही कारण है कि उनके बीच में जो मारपीट तक की नौबत आई, और सुनने में तो यहाँ तक आया है कि लाठियाँ भी चली हैं। तो ये जब इनके आते साथ जब इतना अंतर कला है, और आपको आश्चर्य होगा, उसमें कुछ लोग पुनः जो है हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क किए कि हमसे गलती हो गई है और हम पुनः कांग्रेस में आना चाहते हैं। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष ने एकदम स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि ऐसे अवसरवादी जो फिर से वापस आना चाहते हैं, उनकी कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। ये बहुत स्पष्ट बात है। चलिए, अब ये तो होता है, आज जिनको जो बाहर निकलते हैं उनको उनके बारे में बुराई की जाती है, और बाद में जब आ जाते हैं तो कह दिया जाता है कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये भाजपा और कांग्रेस में सब में चलता है ये। लेकिन वही बात है ना कि जो लोग कांग्रेस में आए थे, उनमें से अगर लोग बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सत्ता के साथ चलने वाले लोग हैं, सत्ता के साथ चलने वाले लगे हैं, सत्ता का सुख भोगने वाले हैं। और आपको एक आश्चर्य होगा कि इन्होंने जो 1200 का आंकड़ा दिया है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं मालूम था कि हमको जाना है। उनको तो ये बता के लेके गए थे कि कांग्रेस का कार्यक्रम है और कांग्रेस के कार्यक्रम में आपको जाना है। और उनके भी आक्रोश का सामना इन लोगों को करना पड़ा है कि हमको झूठ बोल के क्यों लेके गए। नहीं, ये तो होता ही है, भाजपा कांग्रेस की बात नहीं, जनरल बात होती है कि लोग ले जाए जाते हैं, और वही लोग बाद में दूसरे दल में भी दिखाई देते हैं। वो रैलियों में भी होता है, कोई प्रवेश करता है इस दल से उस दल में जाता है। तो ये सब तमाम दृश्य हम लोगों ने देखा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं जो आप कह रहे हैं, ये सही भी हो सकता है। और कई बार उनको जानकारी भी दे करके लाया जाता है, और ये कह दिया जाता है कि चलो यार ठीक है, कुछ आनंद मिलेगा आपको, भोजन वोजन, ये सारी चीज़ें रहती है। ये सभी दलों में होता है। और अभी ये चुनाव, ये सब चलेगा। अभी सरोज पांडे जी प्रचार में पूरी तरह से रत हैं।
और कांग्रेस में जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी तब तक ये माना जा रहा था कि पता नहीं कौन प्रत्याशी होगा। हालांकि ये बात कही जा रही थी कि सिटिंग एमपी है तो ज्योत्सना महंत जी ही पार्टी के प्रत्याशी होंगी, लेकिन जब तक घोषित नहीं होता तब तक आदमी थोड़ा सा उसको अवसर रहता है ये बात कहने का, हो सकता है उनको न दे करके किसी दूसरे को दिया जाए। सरोज पांडे को पहले डिक्लेयर कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो अब वो उनका प्रचार तेज हो गया, वो लगातार लोगों के बीच में जाती रही। और बीच में एक कार्टून जारी हुआ था जो भाजपा ने पहले जारी किया कि ये इन लापता सांसद को लोग खोज रहे हैं, और उसके बाद अब कांग्रेस ने एक कार्टून जारी किया जिसमें है कि तुम तो ठहरे परदेसी, तो आप तो दुर्ग की सांसद थी, यहाँ से लड़वाई जा रही है, तो आप चुनाव के बाद कहाँ रहेंगी। इस तरह का भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है कार्टून के जरिए। और कहा भी जा रहा है, उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम में कल ही कहा है कि ये तो निष्क्रिय रही हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया, डीएमएफ घोटाला हुआ तो क्या कर रही थी, सदन में तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। इस तरह के जो आरोप उनके ज्योत्सना महंत जी के ऊपर लगाए गए हैं। अब चूंकि ज्योत्सना जी की पार्टी के हरीश परसाई जी हैं और ये उनके कट्टर समर्थक भी हैं, क्या मानते हैं आप उनके इस कथन पर? सबसे पहले तो मैं जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं जी, उनसे बड़े सम्मान के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि वो पहले अपना सामान्य ज्ञान को बढ़ाएं जी, और नेट में जाके, बाकी जगह पे जाके, और उच्च स्तरीय वो नेता हैं वो जाके संसद में पता करें कि ज्योत्सना चरणदास महंत जी की वहाँ उपस्थिति कितनी रही है। जी, जी। 80% उनकी उपस्थिति रही है जी। उसके बाद इस बात को भी पता करें कि उन्होंने यहाँ की भूस्थापितों की बात, यहाँ की किसानों की बात, यहाँ की रेल की बात और अन्य विषयों पर पूरे लोकसभा के कितने प्रश्न किए हैं। और अगर इनसे ये पूछ दिया जाए उल्टे, अगर उनसे पूछा जाए कि आप वहाँ पे राज्यसभा सदस्य थी, यहाँ की पालक सांसद थी और पालक बीजेपी की पालक सांसद थी, कि पालक सांसद रहते रहते आपने कितने बार कोरबा लोकसभा का आपने दौरा किया है। उनसे ये पूछ दिया जाए कि कोरबा लोकसभा के रेल सुविधाओं के लिए, चाहे नई गाड़ियों के परिचालन की बात हो, चाहे यात्रियों की ठहराव के रेल के ठहराव की बात हो, चाहे यात्री सुविधाओं की बात हो, आपने कितने बार राज्यसभा में इस चीज़ को उठाया है। आपने कितने बार राज्यसभा में भू स्थापितों की मांग उठाया है। आपने कितने बार ACCL के विरुद्ध में वहाँ जो वहाँ के भू स्थापितों, वहाँ के किसानों से जो बात है उनकी बात आपने उठाया है। आपने यहाँ की जो चीज़ें हैं और भी चीज़ें, उसके लिए आपने कितने बार राज्यसभा में प्रश्न किए हैं। इसको वही बता दें, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है जी। और जहाँ तक ज्योत्सना चरणदास महंत का सवाल है, वो निरंतर कोरबा और अपने लोकसभा क्षेत्र में वो जाते रही हैं और यही उनका लोकप्रियता का कारण है कि कोई उनको चाची बोलता है, कोई उनको मामी बोलता है, कोई उनको भाभी बोलता है, कोई उनको दीदी बोलता है, कोई उनको ताई बोलता है। ये उनकी लोकप्रियता दर्शाती है और यही लोकप्रियता जो है, और उनके इतने लोगों से जो अपने व्यक्तिगत संबंध है, जो उनका अपना अपनापन है और जो उनका जो लोगों से उनको प्यार मिलता है, और वही प्यार का कारण है कि अनेक जगह पर अलग अलग तरीके से उनको नाम से बोलता है, दीदी बोलते हैं, चाची बोलते हैं, मामी, अलग अलग संबोधन है, संबोधन है। तो कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता से ये घबराई हुई है। और जब आप पूरा ये लोकसभा जानती है, पूरे यहाँ के लोग जानते हैं कि वो पूरे निरंतर यहाँ के से लोगों से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं जो उनको डर और भय है कि इसी सब चीज़ों को लेकर उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना, ये मैं नहीं, यहाँ की पूरी जनता बोल रही है। और पूरे यहाँ की पूरी ये जनता इस चीज़ को जानती है, पूरे मतदाता इस चीज़ों को जानते हैं कि कौन कहाँ है, कौन कितना सक्रिय है, कौन कहाँ से आया है और कौन कहाँ वापस जाएगा। ये आने वाले समय में इस चीज़ को देख लीजिए। DMF के मामले में भी उनका आरोप है कि चुप रही हो। DMF के बारे में पूरे उसमें निकलते रही हैं। और आप ये देख लीजिए कि इनका 12 करोड़ रुपया 5 साल में इन्होंने इस क्षेत्र में कहीं खर्च नहीं किया, और 12 करोड़ रुपया अभी आके 12 करोड़ रुपए कोरबा लोकसभा के लिए दिया है अपने मत का।
तो इतने 4, साढ़े 4, पौने 5 साल तक क्या कर रहे थे आप? जी। 5 साल तक इसको खर्चा क्यों नहीं किए? 5 साल तक ग्रामीण क्षेत्र की मतदाता, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, आपकी बाट जोते रहे। आप कहाँ नदारत थी, कहाँ अंतर्ध्यान थी? इस बात का ये खुद जवाब देना। हम क्यों पूछें उनसे? उनको खुद को इस चीज़ को बोलना चाहिए। जी, जी। और इतना ही नहीं, इसके विपरीत आप देख लीजिए, क्या इन्होंने जो दिए हैं वो काम स्टार्ट हो गए? वो काम भी सिर्फ कागजों पे है। आने वाले भविष्य में इन्होंने जो पैसा दिया है उसके काम होंगे या नहीं होंगे, ये आने वाला भविष्य ही लोकसभा चुनाव के बाद पता लगेगा। लोकसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। इसके विपरीत 411 काम, करीब करीब 17 करोड़ के इन्होंने पहले ही ज्योत्सना चरणदास महंत ने ग्रामीण अंचल में दे चुका है जी। चाहे वो मनेंद्रगढ़ हो, चाहे वो आपका पूरे लोकसभा क्षेत्र पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात है, वहाँ की विकास की बात है, चाहे वो पचड़ी निर्माण की बात हो, चाहे सड़क निर्माण की बात हो, जो लोगों की मांग रही है, चाहे पुल की निर्माण हो, चाहे सामुदायिक भवन की बात हो, चाहे महिलाओं से संबंधित बात हो, तो ये दिखाता है कि किसकी कितनी सक्रियता है। जी, और ये आप सब जान रहे हैं, और पेपर में भी कई बार ये चीज़ें छप चुकी है, कि प्रकाशित हो चुकी है कि कितना किसने खर्च किया है और कितना कितना दौरा किया है। अब ये बात अलग है कि हम आ गए हैं और 4 दिन में 4 आप जो पेपर में छप रहे हैं उस लोग को जान रहे हैं, तो ज्योत्सना महंत को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ की जनता जान रही है कि वो कितना सक्रिय रही है। जी जी। चलिए कोरबा की बात कर लें, फिर छोटी सी टिप्पणी एक और लूँगा कि 5 लोकसभा क्षेत्र अभी भी आपके बकाया हैं। 6 में तो घोषित हो गया है, 5 का बकाया है। हम लोग रोज़ व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, अखबारों, चैनलों में झांकते रहते हैं कि कब घोषित होगा। बिलासपुर में भी घोषित नहीं, उस पर छोटी टिप्पणी आपकी लेंगे। लेकिन कोरबा की खबरें आपको बता दें। महुआ फूल में मौसम की मार, न ट्रेनिंग हुई, न शुरू हुआ संग्रहण। 2 वर्ष पूर्व प्रौढ़ परीक्षा की आज तक नहीं मिली अंक सूची, फिर ली गई परीक्षा। उल्लास साक्षर भारत कार्यक्रम जिले में हुआ शुरू। ये खबरें कोरबा की हैं। रुकवाई गाड़ी, फिर सीधे लगा दी दरी डैम में छलांग, मौत। संपत्ति विरूपण के तहत जिले में दूसरे दिन भी जारी रही कार्रवाई, हटाए गए बैनर पोस्टर। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, चक्का जाम। सरमंगला कनकी मुख्य मार्ग की खबर है। मौसम में बदलाव, दिन भर छाए रहे बादल, देर शाम हुई बारिश। अधूरी सुविधा के साथ रेलवे ने शुरू कर दी अनारक्षित टिकट काउंटर की सेवा। जीटीपी रोड पर भारी वाहनों के कारण हो रहा प्रदूषण, किया चक्का जाम। संयुक्त सलाहकार समिति के सदस्यों ने एससीसीएल के सामने उठाया था मुद्दा। अब अवैध नहीं रहेंगे हाथे, टेंडर कर जारी होगा लाइसेंस। गिरवा घाट बाईपास पर जाम, भारी वाहनों की लगी कतार। पिछले चुनाव में सड़क पर आए दिन लग रहा जाम व उड़ता धूल था प्रमुख मुद्दा, अब तक नहीं सुधर पाई स्थिति। अब चुनाव है तो लोगों से कहिएगा। अब इस पर हरीश भाई से टिप्पणी नहीं लूंगा। टिप्पणी में उस पर कि 5 के लिए क्यों विलंब कर रहे हैं आपकी पार्टी के लोग। आप तो प्रदेश में भी हैं, संगठन में हैं, आखिर ये विलंब कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी के लिए समय कम करता जा रहा है ना। अब वो विलंब का इंतजार खत्म हो गया है जी। आज रात तक या कल तक जो है 5 प्रत्याशियों की जो लगभग मेरी जानकारी में है जी। जैसा मैं समझता हूँ वो प्रक्रिया से पूर्ण लगभग हो चुकी है जी। आज या कल उसका जो है डिक्लेयर हो जाएगा। हाँ, अब लोग जो उस क्षेत्र के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, विशेष करके कांग्रेस के, वो वैसे ही नज़रें टिकाए बैठे हैं जैसे प्रसव के लिए कोई महिला अंदर गई हो और इंतज़ार रहता है कि नर्स और डॉक्टर बाहर आए, कहे कि बेटा हुआ कि बेटी हुई है, फिर खुशी का इजहार करें उस हिसाब से। तो वो अभी वही स्थिति है। अब 1-1 घंटा बड़ा महत्वपूर्ण होता है इस समय। चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है, और उस समय लेट करना लगता है कि वो ज़्यादा है। अभी कांग्रेस की अपनी पूरी तैयारी है। कार्यकर्ताओं ने उन क्षेत्रों में अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं जी। सिर्फ इंतजार है कि प्रत्याशी कौन होगा, शीर्ष नेतृत्व प्रत्याशी किनको देगा, और उस प्रत्याशी के साथ पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से चुनाव मैदान में अभी उतरे हैं और अभी भी उतर चुके हैं। कांग्रेस का झंडा लेके लोगों तक जनसंपर्क उनका स्टार्ट हो चुका है, लोगों से मिल रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। तो ये 2-4 दिन में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। आज या कल शाम तक मैं समझता हूँ इस चीज़ का डिक्लेयर हो जाएगा कि वहाँ 5 जगह पे प्रत्याशी कौन होंगे। चलिए, हम लोगों को भी इंतजार है कि 11 के 11 में, जैसे वो कबड्डी में होता है ना कि 11 उधर खड़े हैं, 11 इधर खड़े हैं,
तो पता लग जाता है कि भाई ताकत किस में कितनी ज़्यादा है, कम है ज़्यादा है, तो उसका अंदाज़ हम लोग लगाना शुरू कर देते हैं और आप भी लगाना शुरू कर देते हैं। अंदाज़ लगाइए, लेकिन रोज़ की तरह आज भी वही कि जब हरीश परसाई जी की पार्टी या सरोज पांडे जी की पार्टी, यानी ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे जी की, कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आपके यहाँ जाएं, आपसे बात करें, आपके वोट की बात करें, तो उनसे अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई दुश्वारियों के बारे में भी कहिएगा कि प्रदूषण है, रेल की सुविधा है, और भी जो आपको समझ में आता है कि मुझे अपने प्रत्याशी के ध्यान में लाना चाहिए, उसके ध्यान में लाइए। और 7 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग होगी कोरबा में, और छत्तीसगढ़ में 3 चरण में चुनाव हो, तो जिस दिन जिसको जहाँ वोट डालने के लिए मतलब अवसर मिले, उस दिन चूके नहीं, वोट डालने जरूर जाएं, आप सबसे आग्रह। चलिए, इसी के साथ ग्रैंड एशियन हेडलाइंस को यहीं पर विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का। और हरीश भाई आप आए, बड़ा कीमती समय आप लोगों का ये चुनाव प्रचार करना, संपर्क करना, फिर भी आप हमारे दर्शकों के लिए स्टूडियो है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमलेश जी, धन्यवाद।